कमेंट लाइन है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मैप में रखते पैसा नहीं दे क्या करेगा, जितना भी बैलेंस है और जो अमाउंट तुम किए हो, ये क्या करेगा, अमाउंट डिडक्ट कर देगा। डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम टू बी सोर्स, हां अकाउंट क्या डिडक्ट अमाउंट, या डिडक्ट अमाउंट भी बोल सकते हो, या इस चीज को मनी भी बोल सकते हो। अब ऑब्वियसली उसका बैलेंस फेच करना पड़ेगा हमको। अगेन और ये करेगा क्या, ये लाइन करेगा क्या, ऐड मनी वुड बी ऐडिंग मनी एंड मनी टू डेस्टिनेशन। अच्छा, फंक्शन सब समझ में आ रहा है, क्या क्या फंक्शन है, वर्ड मेन में जाएंगे, ठीक है। नहीं, वो अभी यही चीज है। ये लाइन हमारा अब जो पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा उसमें चेंज होगा, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। जब हम पास बार पॉइंटर करेंगे रेफरेंस में, अभी ये यहाँ का बात कर रहे हो ना। अभी हम जब अगला सेक्शन पढ़ेंगे पास बार पॉइंटर सब सेम रहेगा, बस ये लाइन चेंज होगा। इस लाइन में मनी ट्रांसफर में यहाँ पे हम स्टार यूज करेंगे और स्टार यूज करके करेंगे, ठीक है। बट फॉर राइट नाउ फॉर रेफरेंशियल वी विल यूज दिस पॉइंटर हो जाएगा। हाँ, जब तीसरा टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप अभी दूसरे टाइप पे है, जब तीसरा में जाएंगे तो एकदम यही लाइन करेंगे चेंज, जो ये बोला है। सारा प्रोग्राम जनरली सब सेम रहेगा, बस ये जो फंक्शन था जो हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड यूज कर रहे हैं, वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर स्टार, ठीक है। शायद लाइन में उस लास्ट लाइन में चेंज होगा, तो प्रोग्राम देख लो, जब पॉइंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे चेंज करनी होगी। यहाँ तक ये समझ में आ गया। ये आगे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैलेंस और जो भी मेरा डेडिकेटेड बैलेंस मांगा गया है, जो भी मनी ट्रांसफर हो रहा है, उस बेसिकली हम ये दो लाइन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जनरेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर याद आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों यूज कर रहे हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे? फर्स्ट क्लास बाहर करता है, समझ गए। अंदर कर दोगे तो वो इनलाइन वाला मिल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद बस कुछ नहीं है, अब छोटा सा कहानी है, बस एक मेन फंक्शन बना लो। पैरामीटर सब देख लेना, क्या क्या पैरामीटर था। एक नया वेरिएबल बना देते हैं जो ट्रांजेक्शन के लिए काम आएगा। अब सारे फंक्शन को बस क्या क्या करना है, बस कॉल करके गेट डेटा कर दो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, उसके बाद गेट डेटा, एक सेकंड मुझे गेट डेटा मेरा ACC 1 ऊपर में बना हुआ था कहीं पे क्या, अकाउंट 1 ACC 1
प्रोजेक्ट हो गया कहीं पे नहीं बनाया, वो जो कमेंट वहीं से नहीं बनाया। हाँ नहीं करना। नहीं बना भाई और नहीं बना तो फिर हमको सारा प्रोसेस उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ सेट डेटा के अंदर में कुछ फंक्शन में देखो कि कुछ पैरामीटर पास किए थे। सेट डेटा जो फंक्शन बनाए थे उसके अंदर कोई पैरामीटर था। यस सर। हाँ यहाँ पे पास करता है। फ्लोट ये है ना बैलेंस फंक्शन था डिस्प्ले फंक्शन का नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन था डिस्प्ले। हाँ समझ में आ रहा है क्या करें फिर से बता देते हैं। यहाँ तक ऊपर तक समझ में आया क्या किए ठीक है। इसका एक मेन फंक्शन बनाए थे वेरिएबल बनाए हैं ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं जो फंक्शन हम ऊपर में बनाए थे उस फंक्शन को पैरामीटर लगा के पास कर रहे हैं ठीक है। ठीक है पैरामीटर के साथ हम पास कर रहे हैं ठीक है। गेट डेटा सेट डेटा ऑब्वियसली फ्लोट वैल्यू ले रहा था। एक मान के चलो 111 इज अकाउंट नंबर 10.10 इज द बैलेंस ठीक है। एंड नाउ वी आर जस्ट अकाउंट का इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले फंक्शन यूज किए थे उस डिस्प्ले फंक्शन के मदद से अकाउंट का इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे आप ठीक है। फॉर ऑल द वेरिएबल्स व्हिच वी हैव क्रिएटेड से AC1 AC2 एंड AC3 ठीक है। ऊपर ये वाला लाइन नहीं समझ देखो हमेशा राइट से लेफ्ट में जाता है मतलब इस तरफ से इस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी अकाउंट का बैलेंस है और जो अमाउंट है वो ऐड होके फाइनल AC बैलेंस में जाएगा। एक हाँ 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 ऐसे हो रहा है ऐसे इस तरफ जा रहा है मतलब मान के वो अगर मैं हाँ उसके लिए तो मैं ऊपर में ये वाला चीज लिखा हूँ। ये लाइन देखना 2 मिनट के लिए अभी 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ ठीक है। मनी ट्रांसफर करना है अगर मान के रखो अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में करना है एग्जांपल ठीक है। तो द अकाउंट 1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दैट टाइम दैट इज ACC1 डॉट मनी ट्रांसफर एंड देन जो अकाउंट में ट्रांसफर करना है दैट विल बी ACC2। अगर तुमको 2 से 1 में करना है तो यू विल बी यूजिंग ACC2 डॉट मनी ट्रांसफर एंड दिस विल बी ओनली वर्किंग when you will be already void that function money transfer has been created। अगर money transfer function नहीं क्रिएट करोगे तो ये ऑपरेशन काम नहीं करेगा ठीक है। अगर दूसरे से पहले में ट्रांजैक्शन करना है तो you have to use 2 here and 1 there ठीक है। समझ में आ गई। अब ये जो मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखा हूँ ये वाला जो लिखा हूँ ये बेसिकली ट्रांजैक्शन कर रहा है ठीक है। फॉर द जेनरिक ट्रांजैक्शन अगर मेरा 2 अकाउंट रहेगा 200 अकाउंट क्यों ना हम इसमें बनाते हैं समझ में आएगा। अगर मेरा 200 अकाउंट भी अगर रहेगा तो अगर मान के रखो बैलेंस माइनस अमाउंट क्या है ये बेसिकली अगर मान के रखो इनिशियल अमाउंट 10 रुपया है ठीक है। 10 रुपया बैलेंस था ठीक है। हम
बैलेंस इनिशियल 10 था, 10 माइनस 5 अपडेटेड वैल्यू 5 जो अपडेट हो जाएगा बैलेंस। ठीक, अब अगला लाइन क्या बोल रहा है, अकाउंट बैलेंस और अकाउंट अमाउंट ऐड मनी टू द डेस्टिनेशन। अगर पैसा ऐड करना हो तो ट्रांजैक्शन में जनरेट मान के चल रहा है कि दो ही ट्रांजैक्शन होगा, या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट हुआ तो मतलब जितना डेबिट हुआ उतना करके हम बैलेंस अपडेट कर देंगे। अगर ऐड हो रहा है तो हम ऑब्जेक्टिव को ऐड कर नहीं। यस सर। इसके बाद भी हम लोग इसके बाद यही है डिस्प्ले ही फंक्शन है, इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले यूज करेंगे। इसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, एक और सी आउट स्टेटमेंट डाल देते हैं। इस सबको रन कर लेना, चांसेस है कि कंपाइल कर जाएगा सारा। अगर नहीं कहीं कहीं इशू आता है एरर में, तो सबसे पहला चीज ये देखना कि वेरिएबल का नाम सब, इसमें बहुत सारा वेरिएबल यूज हो रहा है, किसी में केस सेंसिटिव इशू ना आ गया हो, उस कारण ही ज्यादातर इशू आएगा। नहीं तो जनरली प्रोटोटाइप वगैरह सही है, ठीक है, काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर का लैब मेंबर के प्रोग्राम के लिए यही सब प्रोग्राम यूज कर लेना। अगर लैब मेंबर में कहीं कंस्ट्रक्टर का कुछ होगा देख लेना, ठीक है। लैब मेंबर तुम लोग बनाना अब इस मंथ के एंड से शुरू कर देना, ठीक है। लास्ट जब मंथ एंड लास्ट 2 वीक बचेगा तो लैब मेंबर बनाना शुरू कर देना। जो भी 10 एक्सपेरिमेंट है, आई होप कि इनिशियल सबका प्रोग्राम हम लोग कर ही लिए, अपने मन से प्रोग्राम हो तो अपने मन से, क्लास में किए तो क्लास में, जो तुमको मन हो, लेकिन एसोसिएटिव हर एक्सपेरिमेंट का एक एक ही प्रोग्राम है। दाएं साइड प्रोग्राम, इस तरफ उसका प्रोग्राम नंबर और आउटपुट करके फाइल बनाना शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि हमको तुम लोग का जो एंड सेम होगा उसकी कम से कम 1 या 2 वीक पहले हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। इवेल्युएट करके फाइल दे देंगे, तब ना तुम लोग आएगा जो भी रहेगा उससे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो सबको पता है ना, 10 क्या एक्सपेरिमेंट है? हाँ नहीं पता है, हम बता दिए थे उसको, लेकिन ठीक है हमको बता दिए थे एक्सपेरिमेंट। हमको बता दें, बता दें, ठीक है, हम बता देंगे। जेनरिक एक्सपेरिमेंट्स रहेगा, इनिशिएट करेंगे हम लोग जो शुरू में बेसिक पढ़े थे, जो हेलो वर्ल्ड ये सब कहानी सब जो बेसिक रहता है वो सब, ठीक है। उसके बाद मेजर प्रोग्राम्स कहाँ से शुरू होगा, फंक्शन वाला आएगा, अरे वाला आएगा, स्ट्रक्चर वाला आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा क्लास ऑब्जेक्ट बनाने वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग देखेंगे 3 तरह का कंस्ट्रक्टर, तीनों का शायद हो सकता है, एक प्रोग्राम हो तो लिख लेना। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड वन होगा, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली और 2-3 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, ये 3 एक्चुअली मेजर टाइप है, तो अभी देख लेते हैं। हम यहाँ वैल्यू बढ़ाएंगे तो देख लेते हैं कि अकाउंट 3 से अगर मान के अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, अकाउंट 1 ये वेरिएबल बनाना इसीलिए जरूरी था कि ये तुम्हारा कभी भी जो ट्रांसफर हो रहा होगा, जो भी अकाउंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, उसको ये कैरी ऑन करके होल्ड करेगा। कोई एक वैल्यू वेरिएबल चाहिए तो होल्ड करेगा ट्रांजैक्शन से वैल्यू। अब जैसे मान कर रखो कि अकाउंट 3 से अकाउंट 1 में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ACC3 डॉट फंक्शन नेम मनी ट्रांसफर, इसमें 1 में एंड अब यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज करेंगे,
बेसिकली क्या करेगा, दिस विल बी ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम अकाउंट 3 टू अकाउंट 1। कमेंट में लिखना होगा। देखो ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें बहुत सारा यूज केस देते होगे तो बहुत सारा चीज़ है। लेकिन प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारा अलग अलग तरह का यूज केस है, जहाँ पे हम फंक्शन का देख रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी देख लिए, ठीक है, रेफरेंस भी देख लिए। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट अकाउंट, मतलब जब ट्रांसफर हो जाएगा, सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद एक बार क्या करेंगे कि डिस्प्ले करवा देंगे कि एक्चुअली अब फाइनल अमाउंट क्या क्या है या फाइनल क्या क्या, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन ही यूज कर लो, जितना तुम्हारा क्या क्या बचा, कौन सी CC 1 और 3 के लिए सेम चीज, बस वही चीज को समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? इस प्रोग्राम को जो लोग लिखे हो, ये प्रोग्राम को देखना, इसी में अभी हम अभी पूरा पॉइंटर के लिए हम पूरा प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, हम बस वो लाइन सब बता दे रहे हैं, जो लाइन में रेफरेंस की जगह वो फंक्शन चेंज होगा, पॉइंटर चेंज होगा, ठीक है। उसको तुम लोग क्या करना, चेंज कर लेना अपने हिसाब से, अगर पॉइंटर का हो, ठीक है। हम वो लाइन बता दे रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे। ठीक है, आप प्रोटोटाइप सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा, तीन नंबर का 2-3 चीज चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रोटोटाइप को चेंज करेंगे, जो इनिशियल प्रोटोटाइप था, देखते हैं तो आप पिछले प्रोग्राम के साथ मैप करते जाए, ठीक है। ठीक है, सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे एम्पल्शन ACC यूज किए थे हम लोग इसमें, ठीक है, पिछले वाले में, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ओके। एंड आफ्टर दैट सेकंड वाला साइड क्या था, फ्लोट अमाउंट ही था ना पिछले वाले में, तो वो उसको वैसे भी लिख दो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फंक्शन प्रोटोटाइप था, इसको हम चेंज किए, ठीक है। पहला ये चेंज होगा, ठीक है, प्रोटोटाइप चेंज कर दिए। अब दूसरा क्या करोगे, डेफिनेशन को चेंज करोगे, जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको चेंज करोगे, ठीक है। प्रोग्राम देख लेना पुराना वाला, जिसमें हम लोग जिस लाइन में हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किए, ठीक है। करने जा रहे हैं, याद आया होगा एकदम शुरू में जब पढ़े होगे तुम लोग, तो एरो ऑपरेटर याद आया है? यस सर, याद है सबको? यस सर। उसको एरो ऑपरेटर के एरो ऑपरेटर जैसे मुंह से बोलते, लेकिन उसका एक्चुअली क्या बोलते हैं पॉइंटर के टर्म में, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर भी है इसका बात।
तो पहला चेंज तो कर दिया हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप में, अब दूसरा चेंज करेंगे इसके अंदर में, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन है वहाँ पे जनरली प्ले में एक्सेस किए थे, अगर देखोगे तो अब यहाँ पे ऑपरेटर यूज करना एंड की जगह पे इसमें करेगा ये हमको जब हम प्रोटोटाइप में इसको यूज कर लिए हैं, यहाँ पे अब हम जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका एड्रेस ही कॉल कर रहे हैं। हाँ, इसका एड्रेस ही कर रहे हैं। पहला सेम चीज रहेगा, बैलेंस इक्वल टू जो था बैलेंस माइनस अमाउंट था ना। हाँ, अब इसमें आएगा, उसमें तो हम डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे थे, क्या हो गया ना, acc डॉट बैलेंस, यहाँ पे वो नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे acc एरो ऑपरेटर बैलेंस इक्वल टू इसका प्रोग्राम है बैलेंस प्लस अमाउंट चाहिए था। हाँ, तो बैलेंस प्लस ये तुम्हारा दूसरा चेंज आ जाएगा उस प्रोग्राम से समझ में आ रहा है ये चीज क्या किया ना, नहीं समझ में आ रहा है? पहला समझ में आया क्या किए, ठीक है। दूसरा में क्या किए, बस वही जो स्कोप रिजोल्यूशन बना के बाहर से बना रहे थे फंक्शन, उस फंक्शन में क्या किए, वो सेम रहेगा फंक्शन, और जो एक्सेस जो हम कर रहे हैं उसमें जनरली फेज में एक्सेस कर रहे थे डॉट ऑपरेटर से, इसमें नंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करके, क्योंकि पॉइंटर का कंसेप्ट आ रहा है, बस वो यूज करके हम सेम चीज कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे, बाकी सब सारे पैरामीटर सेम रहेगा। ठीक है, अब हाँ, अब एक और चेंज आएगा कहीं पे, एक चेंज आएगा तुम्हारा लास्ट में मेन वाले में, यहाँ पे हम लोग मनी ट्रांसफर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अरे इससे अच्छा हम पेज ऐड कर दे, ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, कहाँ पे थी? यहाँ पे नहीं देंगे पॉइंटर। अब बता, अच्छा सुनो, पॉइंटर का क्या डेफिनेशन होता है, पॉइंटर करता क्या है, एड्रेस पे जाता है, एड्रेस पे जाके क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, एड्रेस पे पॉइंट किया है, ये काम एक्चुअली अब क्या करेगा, जब वो एड्रेस पे जा चुका है फिर से हम पॉइंट कर देंगे, तो डबल पॉइंटर का कंसेप्ट जब वहाँ चला जाए, ऑलरेडी एक्सेस पे जा चुका है, अब ओनली हमको एड्रेस फेच करना है, तो एड्रेस फेच करने के लिए तो हम बस एम्पल्शन और वेरिएबल नाम लिखते हैं ना, एड्रेस को फेच करने के लिए एम्पल्शन और वेरिएबल नाम। ठीक है, अब एक इसमें एक और चेंजेस है, तीसरा चेंज जो है क्या था, ये से मनी ट्रांसफर अकाउंट 3 से किया है ना, acc3 डॉट मनी ट्रांसफर। हाँ, यहाँ पे हम सीधा लिख दिए थे acc1 लिख दिए थे, अब यहाँ पे एम्पल्सिव यूज बस कर देंगे। अगर तुम यहाँ पे पॉइंटर यूज कर दोगे तो मतलब डबल पॉइंटर क्या ठीक है, क्या था acc1 वगैरह कुछ था क्या, तो वही रहेगा, और वही वेरिएबल जो था वही वेरिएबल ठीक है। ये बस 3 चेंजेस करोगे रेफरेंस से पॉइंटर पे आ गए, समझ में आ रहा है, अंतर समझ में आया दोनों में क्या अंतर है एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली वो रेफरेंस डायरेक्ट एड्रेस पास कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले पॉइंट पहले क्या कर रहा है, पहले एड्रेस पे जा रहा है, फिर वहां से फेच कर रहा है। ये 3 चेंजेस कर देना पॉइंटर वाले प्रोग्राम में, तो इससे तुम्हारा हो गया पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर। अगेन आई विल से पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर आर डिफरेंट कांसेप्ट्स, ठीक है, बोथ आर नॉट सेम। समझ में आया दोनों कैसे डिफरेंट है?
वो वाले दोनों फंक्शन का डिफिनेशन पैरामीटर सेम होना चाहिए ना, उसी का डिफिनेशन किस दोनों में यस पैरामीटर सेम होना चाहिए, नहीं कंपाइलेशन क्योंकि प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन सेम चीज रहना चाहिए पैरामीटर। तो पैरामीटर काउंट तो वही है हम टाइप इसमें बेसिकली हम स्टार यूज कर रहे हैं ताकि ये वेरिएबल के पहले एड्रेस पे जाए, ठीक है। और अगर इसमें एम्परसेंड यूज करें तो एड्रेस यूज तो डॉट यूज करना चाहिए। प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन में से सेम पैरामीटर अपना अच्छा तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे भी जो पैरामीटर यूज किए थे और उसमें भी यही पैरामीटर यूज किए थे क्या पिछले ऊपर स्टार का यूज किया प्रोटोटाइप ऊपर अगर स्टार यूज किया तो यहाँ पे स्टार यूज करना। ये चीज एक बार वैसे चेक कर लो कंपाइल करके ये क्या है एक्चुअली। मुझे जैसा लग रहा है कि शायद ये फंक्शन होगा क्योंकि एक चीज बता रहे हैं उसका रीजन बता रहे हैं क्योंकि जब मैंने ये फंक्शन ऑलरेडी बनाया मनी ट्रांसफर ये ऑलरेडी तुम्हारा पॉइंटर पैरामीटर पासिंग हो गया। जब ये बना डिफाइन उसी समय पे मतलब ये फंक्शन के बारे में जब भी हम पूरे प्रोग्राम में इसके बाद चर्चा करेंगे तो ये पॉइंटर के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है तुम्हारा कहना ये है कि यहाँ पे हम अगर स्टार यूज करते हैं तभी हम यहाँ पे एरो यूज करते हैं। तुम्हारे कहना अगर हमने कॉन्सेप्ट यूज किए तो हमको डॉट यूज करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं अगर हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये मेरा जो पैरामीटर पास किया है ये शायद काम ना करे। ये मतलब वहीं पे एरर आ जाएगा क्योंकि एक बार चेक करना अगर एरर आ रहा होगा तो तुम उसे ट्राई कर लेना। हमें एक्जैक्टली श्योर नहीं है लेकिन हमको जितना लग रहा है कि शायद ये काम कर जाएगा। ठीक है ट्राई कर लेना क्योंकि अभी कंपाइलर पे है नहीं बैठे तो मुझसे बता नहीं पाएंगे। एक बार ट्राई कर लेना अगर बाई चांस यहाँ पे एरर आता है तो तुम लोग स्टार्ट करके देख लेना चाहिए। हो जाएगा चेक कर लेना हो जाएगा। यही वाला रन करके देख लेना ना। इसमें बस 2 लाइन चेंज करना पड़ेगा ये वाला और ये वाला लाइन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके एक बार देख लेना ठीक है बताना क्या आप देख पाएंगे। हो जाएगा सर। ठीक है देख लेना बहुत बड़ा चीज नहीं है समझ लेना कंसेप्ट समझ लेना कि क्या मतलब कैसे काम करता है क्या और दीजिए ना वो तो नहीं 5 मिनट में चाहिए दे दो 5 कभी चाहिए 2 मिनट बाद चाहिए और कितना टाइम हो रहा अभी 12:30 हुआ ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम सुने हो नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं आप सुन लो। ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना कोई भी बोले कि पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या है तो पहला लाइन यही बोला कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। व्हाई आई एम सेइंग मेंबर फंक्शन बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है ऑब्जेक्ट कंटेन करता है मेंबर फंक्शन ये सबसे पहला लाइन ये ध्यान रखना दिस इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। दूसरा इसका 2-3 हम पॉइंट लिख देने हैं उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे ताकि पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाए। बस ये चीज ध्यान रख लिए तो कंस्ट्रक्टर तुम्हारा काम करेगा। जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम। क्लास का नाम ABC कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम ABC समझ गए। A constructor is distinct from other member function of the class and it has same name as its class। अगर हम क्लास स्टूडेंट बनाए हैं और हमको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हम स्टूडेंट ही सेम नाम का हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन नहीं है कि ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब क्लास
इंस्टेंशिएट करता, मतलब जब क्लास शुरू होगा, जब क्लास का इंस्टेंस शुरू होगा उसी समय ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट होगा। ये फायदा है जो हम यूज करते हैं। So it is executed automatically when a class is initiated लिख सकते हो या instantiated लिख सकते हो। ये दो लाइन तुम्हारा फॉर्मल डेफिनेशन में काम आ जाएगा when a class is फॉर्मल हो गया। पहला हो गया कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, दूसरा हो गया कि इससे सेम क्लास का रहना है मतलब बनेगा। तीसरा पॉइंट हो गया कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब क्लास इंस्टैंस करता है। जैसे तुमने कोई भी एक क्लास बनाया, ठीक है, दैट एंड द कंस्ट्रक्टर हैज बीन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है। हम इसका दो तीन इसमें हम टाइप्स में भी जाएंगे। इसका सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स भी देख लेंगे, इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का बेसिक सिंटैक्स देख लेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स में ऑटोमेटिकली सिर्फ डिफॉल्ट होता है। हां, ऑटोमेटिकली सिर्फ डिफॉल्ट होता है। ऑटोमेटिकली से आप उसी को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी उसी को बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वही है। इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटराइज चॉइस को जो जाएंगे तो डिफॉल्ट में हम देखेंगे कि डिफॉल्ट का जो सिंटैक्स है ना और जो अभी वाला सिंटैक्स देखेंगे वो लगभग दोनों से नहीं है। हां, ठीक है, आगे बढ़ें। सिंटैक्स लिख लो कंस्ट्रक्टर का। एक लाइन हमेशा याद रखना, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो भी जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाओगे, वो हमेशा पब्लिक रहेगा, हमेशा, ठीक है। यू कैन नॉट कीप डाटा प्राइवेट। ध्यान करो, इसके नंबर्स को मैंने प्राइवेट करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स प्राइवेट हो सकते हैं। लेकिन जब भी मेंबर फंक्शन का कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो इट मस्ट बी पब्लिक। रीजन क्या है इसके बिहाइंड? लॉजिक जेनेरिक कोडिंग साइंस में क्या रीजन है? क्योंकि ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो मेन फंक्शन में कैसे ऑब्जेक्ट का काम करेगा? हाँ, नहीं कर पाएगा जी। अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर हमको उसमें जाना पड़ जाएगा, फ्रेंड फंक्शन वगैरह में जाना पड़ जाएगा। जो क्लास नेम है सेम क्लास नेम, एकदम सेम एग्जैक्ट, ब्रैकेट डाल दो, खत्म। यही में तीन कैटेगरी देखेंगे, इसके अंदर पैरामीटर डाल देंगे तो पैरामीटराइज हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, खाली रहेगा तो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में किस तरह से हम दो वैल्यू को अलग डालेंगे और एक से दूसरे वैल्यू में डालेंगे, यही चीज का यही तीन जिसका कैटेगरी ही रहेगा, ठीक है। ये लाइन को लिख दो। ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप हो गया, एग्जैक्ट जो बेसिकली सिंटैक्स है वो मेरा सिंटैक्स यही है, कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप, ठीक है। जो क्लास नेम का रहेगा, यहाँ पे अगर xyz है, ठीक है, तो यहाँ पे भी xyz होगा। ये प्रोटोटाइप हो गया। अब इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के कर सकते हो, उसमें हम कर सकते हो तुम्हारे ऊपर। ऐसे डिफाइन करता है। अब सिंपल सा चीज है, कैसे सब जैसे हम लिखे यहाँ क्लास नेम और क्लास नेम, दिस क्लास नेम इज नथिंग बट द नेम ऑफ द एक्चुअल क्लास व्हिच यू हैव क्रिएटेड एंड दिस क्लास नेम इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर यू हैव क्रिएटेड इनसाइड द क्लास। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? समझे तो चीज क्या है, दोनों में कैसे डिफरेंस देखोगे? ये इसको हम मेंबर फंक्शन को हम ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड दिस विल बी अ बेसिक क्लास नेम जो हमारा रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर xyz है तो इस तरह से रहेगा, xyz कोलन xyz, ठीक है। अब इसके अंदर में तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का जो भी बॉडी डालना है डाल दो इसके अंदर में, ठीक है। ये पूरा मतलब ये एक्चुअली सिंटैक्स है।
क्या लाइन एक नोट था, ये नोट हम लिखे या पर है, सुन लो ये लाइन एक बार सुन लेना, इससे क्या समझ में आ रहा है बता रहा कि C++ रन टाइम सिस्टम, C++ रन टाइम सिस्टम का मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, कंपाइलर, ठीक है। Make sure that the constructor of a class is the first member function to be executed automatically when an object of the class is created. ये लाइन समझ में आया कैसे? थोड़ा क्लियर बात समझे कि जब C++ रन टाइम सिस्टम मेक श्योर करता है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास जो होगा, जो भी कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास होगा, that will be the first member of the function and why it will be executed automatically, why, because the class has been initiated. Once the class will be initiated, it will be automatically executed. ये मतलब कंस्ट्रक्टर का एक टिप समझ लो या ये नोट समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कभी कॉल हो जाता है सबसे पहले ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे चलते हैं। मेजर कैटेगरी 3 वो है जो अभी बात की है, जो मेजर कैटेगरी का बात करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पूछा जाए तो लिख सकते हो मेजरली इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है क्या होता है, फिर कॉपी हो गया तुम्हारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और एक लिखो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मगर apart from this there are 3 other more types of the constructor, ठीक है। एक आएगा डायनामिक कंस्ट्रक्टर, एक आएगा कन्वर्शन कंस्ट्रक्टर, और तीसरा आएगा डायनामिक हो गया, कन्वर्शन हो गया, एक्सप्लिसिट, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेजर यही 3 पढ़ेंगे, डिफॉल्ट, कॉपी और पैरामीटराइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जानने के लिए तुम लोग मतलब तुम लोग के पास थोड़ा रहे चीज इन्फॉर्मेशन, ये भी 3 दीज आर आल्सो द एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते आगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब नाम ही है, ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है, नाम अपना लिख लो, दिस इज वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। We do not have any parameters in this constructor, पहला चीज ये, the constructor which we will create will not have any parameters in it, ठीक है। इसका सिंटैक्स लिख लो, कोई एक क्लास बना लो अपने मन से, जो मन हो अपने मन से बना सकते हो, खुद से कोई भी क्लास बना लो सैंपल, इसको पब्लिक कर दो, सेम नाम का, सेमीकोलन नहीं होगा क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसका बॉडी, हर कंस्ट्रक्टर का एक अपना बॉडी होता है, ठीक है। तो नेवर कंक्लूड इट विद अ सेमीकोलन, ठीक है। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, देन यू विल हैव टू ओपन दिस एंड दिस विल बी द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बॉडी, एंड आफ्टर दैट यू कैन नेम द क्लास बॉडी, ठीक है। ये सैंपल सिंटैक्स है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें प्रोग्राम भी लिखना है क्या डिफॉल्ट है, या फिर साइड में थोड़ा एक क्लास बना लो, उसके अंदर में वही सैंपल एक को बना दो, मेन फंक्शन में उसको कॉल कर लो, या वही
यही बनाओ ना, यही फाइल बनाना, क्लास सैंपल, एक वेरिएबल ले लो, एक नंबर कोई भी ले लो, मान लो इसको प्राइवेट कर दो, पब्लिक ले लो, इसी सैंपल को फिर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करोगे, इसके अंदर में वर्ड में कुछ भी लाइन दे दो ना, कोई एक सी आउट लाइन दे दो, कुछ भी लिख दो, क्या लिख दो, दिस इज द डिफॉल्ट, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सर्विस लाइन का। इसके बाद एक मेन फंक्शन बनाते हो, इसमें जो वैल्यू डाले थे सैंपल का सैंपल ऐसा हो, कुछ भी ऐसा कर दो और बंद कर दो, ठीक है। ये प्रोग्राम भी हो गया तुम्हारा। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और प्रोग्राम कुछ नहीं किया है, वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर में पब्लिक कर दिया फंक्शन को, उसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट मानो लिख दो स्टेटमेंट, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली बस उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैरेक्टर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम वहाँ हाँ मतलब कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, नीचे में हम कीवर्ड की करके डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब खुद से भी लिख दो, थोड़ा समझ लो। स्टार्ट आउट निकल जाता है, ठीक है। तो उसको तुम लोग करेक्ट कर लेना, कंपाइलर से चेक जैसे किया है ये, तो बढ़िया बात है। जो एम्पल्सन जो वहाँ पे था, वो जो एम्पल्सन वाला था, दैट विल बी चेंज इनटू स्टार, ठीक है। एम्पल्सन पे कुछ प्रोटोटाइप का इशू आ गया है, ठीक है। वो जनरली वो एक्चुअली बात सही है कि उसका कहना कि हम जो वहाँ पे एक बार जो हम पैरामीटर फिक्स कर दिए, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, समझ गए कहाँ पे चेंज करना है, वहाँ पे बस स्टार्ट कर देना, बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर व्हिच आर हैविंग देयर पैरामीटर्स आर नोन एज द पैरामीटर्स। सिंटैक्स में कोई क्लास बना या वही पे प्रोवाइड करना, देखो कभी कभी बोल रहे हैं कि वो मतलब कॉलेज लेवल पे तो हमको नहीं पता, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन वगैरह बनाओगे तो वो प्रेडिक्ट आउटपुट वगैरह में तुम्हारा क्या होता है कि कभी कभी इसी तरह का फंक्शन नेम सेम करके तुमको 4 ऑप्शन दे देगा कि वेदर देयर विल बी एन एरर या दिस इज या ये कंस्ट्रक्टर का रिव्यू। तो ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कि सेम तरह का है उस तरह का है, तो कुछ ही कंस्ट्रक्टर है तो ये काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर में जो मॉडल यही है कि एक ही वैल्यू डालें, इसीलिए एक ही वैल्यू पैरामीटर पास होगा, और वैसे जितना मानो नीचे में कर सकते। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बेसिकली ये दोनों चीज पास करेगा। So 100 is passed as a 200
इसका प्रोग्राम इसका होता है प्रोग्राम बना लो छोटा सा कोई प्रोग्राम काम का भी तो प्रोग्राम लिख सकते हो जिसमें तुम स्ट्रिंग पास करोगे और नीचे में जो है उसको किसी का नाम डाल दो बनाई दे जाए। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया ये चीज क्या है? क्लास में है पब्लिक कर दिए इसको, यही ना भी कहानी नहीं आ सकती, हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तुम्हारा, समझे? क्योंकि कहानी पूछ रहे हैं कि इसके अंदर पैरामीटर डाल दिए या आर्गुमेंट डाल दिए तो अब ये कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर हो गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जस्ट किया क्रिएट एन ऑब्जेक्ट किया जनरेट होगा क्या पासिंग का T1 T2 T3 T4 देना क्रिएट करो। ऑब्वियसली ओनली क्या यहां पे 100 क्या यहां पे ब्रैकेट में 100,20 लिख सकते थे या 100,200 नहीं हां नहीं क्यों फंक्शन एक ही पैरामीटर बात है। ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लो। हमारे पास आउट में जो मानो कहानी लिखना हो लिख दो, उसका जो वेरिएबल है उसके वेरिएबल को यूज करके उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाए, उसमें यहाँ पे एक वेरिएबल बना के जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास हो उस पैरामीटर को डाल के पास कर ये हमारा पैरामीटराइज्ड बेसिक प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग जाएंगे क्योंकि कॉपी का बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस का बात हो रहा है क्या कॉपी करने में तो कहीं ना कहीं तो हम इसकी रेफरेंशियल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वही एम्पल्सर का यूज कर रहे हैं, एम्पल्सर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये प्रोग्राम? ठीक है, पैरामीटर को कोई ऐसा है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, एकदम कुछ नहीं समझ आ रहा है, एकदम पूरा ऊपर से प्लेन सब जा रहा है, एकदम बहुत हाइट से लिखने का बस उतार जाते हैं वैसा स्थिति इस साइड से वैसा पूरा हंसती जाती है। इसके लिए थोड़ा तुम लोगों को समय देना पड़ेगा समझने के लिए। आज भी तो घंटा का अटेंडेंस ले मेरा क्लास कम तो बढ़े, सबसे कम मेरा ही क्लास है। मेरा शुरू में जो लगातार नहीं तो उसके बाद ठीक है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। हाँ लेकिन हम
रुको तुम अभी जो बात सामने बैठा है सर लो हम तो ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट, ये हो गया पैरामीटराइज, ये हो गया पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास के नेम का कंस्ट्रक्टर का नाम, उसके अंदर में क्लास का नाम और उसका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा विद द हेल्प ऑफ इंप्लॉशन तुम उसको डाल दो। तो इससे डिनोट करोगे कि दिस इज अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिमोशन है। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स हो गया। ठीक है, प्रोग्राम में देखते हैं इसका वो तो सैंपल का होगा ठीक है, समझ में आए चीज? अंतर देख रहे हो, अंतर तीनों कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या लिखा हुआ नहीं लिखा बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का नाम जो तुम सेम बनाओगे क्लास के नाम से, ये हो गया क्लास का नाम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, गौर करो, एक ही क्लास के नाम पे कितना सारा सेम नेम नाम बना सकते हैं। यस सर। देख रहे हैं वही सम के नाम का हम एक और पैरामीटराइज भी बना दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर में उसी के नाम का बनाएंगे, कोई एरर नहीं रहेगा, सारा काम क्योंकि सबके पीछे याद है वही फंक्शन ओवरलोडिंग का बताए थे कि ओवरलोडिंग में वही पैरामीटर का सब करके लाए, वही अलग अलग तरह के पैरामीटर डालते थे, एक ही नाम का करके इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में
एक बार देखिए इसका मेन फंक्शन में जाएंगे क्लास ये क्लास यहाँ कंप्लीट कर दी ठीक है। एक सम का बनाए हैं जिसके अंदर में दो वेरिएबल लिए हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2। उसके अंदर में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए हैं जिसके अंदर में दो पैरामीटर्स है। वो पैरामीटर्स आर टेकिंग वैल्यूज एज अ इंटीजर ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट असाइंड द वैल्यूज टू दोस एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूजिंग नथिंग बट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। वी आर जस्ट असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं हम ये देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको रिटर्न करना है दोनों का समेशन और बस गेट सम कर रहे हैं। इसके अंदर अब मेन डाल दो मेन डाल दो उसको बस ऑन कर दो। यहाँ पे सीधे वैल्यूज डाल दो क्योंकि तुम्हारा सम S1 है ऑलरेडी तुम सम का बना हुआ है और ऊपर जो है तो कुछ भी जो मैंने 50 और कुछ भी डाल दो काम कर दो। यही तो है यही तो एग्जैक्टली है। दिस इज यही लाइन है तुम्हारा यहाँ पे कमेंट में लिख देना। दिस इज नथिंग बट कॉपीइंग द कंटेंट ऊपर वाला कौन सा कंटेंट है कंटेंट यूजिंग द ऑब्जेक्ट यही ना यही ऑब्जेक्ट यही आउटपुट या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। और व्हाट वी आर डूइंग वी आर इन्वोकिंग the copy constructor ठीक है। इसके बाद लास्ट में वो जहान क्या था फंक्शन का नाम समझ में आ गया क्या किए मेन फंक्शन बनाया इसके अंदर हम क्या किए ये क्या कर रहा है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है कॉपीइंग द कंटेंट यूजिंग द ऑब्जेक्ट सो दिस इज इन्वोकिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर ठीक है। सम S1 यही ना बनाया थी कॉपी कंस्ट्रक्टर ऊपर में यस सर यही कुछ था ऐसा दूसरा हां चलो ठीक है। तो 2 दिन कुछ पढ़े तो कुछ समझ में आया है मतलब 40-50% या 100% कंस्ट्रक्टर पक्का है कब आप एग्जाम में यस सर। दूसरा या तीसरा तरीका से इधर उधर से घुमा के ऐसे ना पकड़ के कंस्ट्रक्टर का कुछ ना कुछ रहेगा।